नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ इंद्रानी के पिता यानी ईशांत पुलिस जब कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पे एक हवलदार से बातें करते हुए रहते हैं। जब वो उन्हें कोर्ट में बैठाया जाता है पेशी से पहले, तो वो बैठकर यही बातें कर रहे होते हैं कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आज मेरी बेटी ने मुझे देखा, पर साथ में मैं बहुत बदनसीब हूँ कि अगर मुझे सज़ा मिल गई तो मेरी बेटी के साथ जो वक्त मैं गुजारना चाहता हूँ वो मुझे कभी गुजारने को मिलेगा ही नहीं। इस बात पे वो सोच रहा होता है, जिस पर पुलिस हवलदार कहता है तुमने अगर कोई गलती नहीं की है, कोई क्राइम नहीं किया है तो तुम्हें कोई सज़ा नहीं मिलेगी। जिस पर वो कहता है पता तो है मुझे, लेकिन पुलिस कुछ भी कर सकती है, इधर उधर फाइल्स वगैरह कर सकती है, मुझे फंसा सकती है। जिस पर वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे सर जो है वो बहुत ईमानदार हैं। जिस पर वो कहता है कि ईमानदार से ईमानदार आदमी भी पैसे के सामने बहक जाता है। जिस पर वो कहता है कि ऐसा है तो सभी को बहकना चाहिए, मैं तो नहीं बहका। फिर वो अपना एग्ज़ाम्पल वगैरह देते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि मेरी बदनसीबी देखो कि मैं इतना ईमानदार हूँ, इस वजह से मेरे परिवार वाले मुझे सम्मान नहीं करते। जिस पर वो कहते हैं कि ईमानदार होना क्राइम थोड़ी ना है। जिस पर वो कहते हैं क्राइम तो नहीं है, लेकिन ईमानदार होने पे परिवार वाले सम्मान नहीं करते। बेईमानों को बहुत सम्मान मिलता है, ईमानदारों को नहीं। जिस पर वो कहता है तुम्हारी हालत इतनी भी बदतर नहीं है, कम से कम तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें देखते तो हैं, पूछते तो हैं, भले तुम्हें 4 गालियाँ क्यों ना दें। जिस पर वो कहता है क्या ये अच्छी बात है 4 गालियाँ खाकर इज़्ज़त पाना। जिस पर वो कहते हैं अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन जिसका कोई नहीं है उसके पास उससे पूछो तो वो यही कहेगा कि तुम्हारे पास जो है उसकी कदर करो। सही कहा, जिसके पास कुछ नहीं होता है वो सब कुछ जानता है, और जिसके पास सब कुछ होता है वो सब जान करके भी, सब महसूस करके भी सबसे नाराज़ रहता है, चिढ़ता है, गुस्सा करता है, दिखावा करता है, बहाने मारता है, गुस्सा में रहता है, ये कहकर कि उनके बिना ही ज़िंदगी बेहतर होती, क्योंकि अकेले रहना ज़्यादा अच्छा है। सही कहा, जिसके पास जो चीज़ होती है वो उसकी कदर नहीं करता, और जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है वो उसी की कदर करता है, उसी की चाहत रखता है। सही कहा, लेकिन चाहे जो भी हो, हमारे पास जो है उसकी हमें इज़्ज़त करनी चाहिए और हमें खुश रहना चाहिए। सही कहा आपने। चलिए अब आप बैठिए, चाय पीजिएगा क्या। जिस पर वो कहते हैं नहीं, अगर आपके बड़े साहब ने देख लिया कि एक कैदी को चाय पूछी जा रही है तो हो सकता है वो आपको कुछ उल्टा सीधा कह दे। जिस पर वो कहते हैं कि कहने को तो वो बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन वो है नहीं ऐसे इंसान जो हर किसी से कुछ कह दे। बस उन्हें पसंद नहीं क्रिमिनल को, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत दिखाना। अच्छा, जब आप कोर्ट से बरी हो जाएंगे ना, तब देखिएगा उनका तेवर, जो तेवर आपको कैदी बनाते वक्त उनमें देखा था आपने, वही आपको छोड़ते वक्त उनका तेवर देखिएगा। क्योंकि उन्हें अगर कोई इंसान क्रिमिनल लगता है तो वो सच में बहुत वायलेंट होते हैं। आप खुद ही देखिए, आप जेल में ज़रूर थे रात भर, लेकिन क्या आपको कोई तकलीफ़ हुई? वही दूसरे कैदी हैं, उन्हें जेल लाते ही वो पीटना शुरू कर देते हैं सच उगलवाने के लिए, पर आपके साथ ऐसा नहीं किया उन्होंने। क्यों? क्या मैं उन्हें इतना पसंद आ गया? नहीं, बस यही कि आप वैसे इंसान नहीं लगे उन्हें। आपसे थोड़ी बहुत पूछताछ उन्होंने की, लेकिन आपने बार बार कहा कि उसने गलती की है। आपकी बातों ने, आपके डिसीजंस ने उन्हें बार बार सोचने पे मजबूर किया कि वो कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं या कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो इतना सोचते भी हैं? हाँ, वो सोचते हैं। वो भले ही बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन वो इस मकाम पर इसलिए पहुँचे हैं
क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में अच्छे फ़ैसले लिए। आपके फ़ैसले ही आपको आपके मकाम तक लेकर जाते हैं। आपके लिए गए फ़ैसले ही आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं। जिस पर वो कहते हैं, सही कहा आपने, ये बहुत ज़रूरी है। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ ये ज़रूरी तो है, लेकिन वो इंसान बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसा आप सोचते हैं। जिस पर वो कहते हैं, अच्छी बात है कि आपने मुझे गलत कहने पे मतलब गलत साबित करने के बारे में सोच रहना पड़ेगा तब मुझे। इस पर वो कहते हैं, सोचिएगा ज़रूर, वो ऐसे नहीं है, पर हाँ वो थोड़े खड़ूस ज़रूर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या होता है मेरी किस्मत का फ़ैसला। सही कहा। ठीक है, तो अब मैं आपके सर के बारे में सोचूंगा। फिर वो चले जाते हैं चाय पीने के लिए। इधर वो बैठे रहते हैं एक बेंच पर, और बेंच पर बैठकर वो देखते हैं उनके आगे जितने भी केसेस जो चल रहे होते कोर्ट में। उससे पहले एक और कैदी को वहाँ कटघरे में खड़ा किया गया था, जिसने एक आदमी और उसके पूरे परिवार को जान से मार दिया, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उस आदमी ने उसे ऊंची आवाज़ में बात की थी। ये केस सुनकर वो सोच रहे होते हैं बैठकर ईशांत कि मैंने क्या किया था जो मुझे यहाँ बैठा दिया गया। इस आदमी ने तो क्राइम का, किसी ने किसी पे चिल्लाया बस इसलिए उसने उसके पूरे परिवार को मार दिया। ये भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इंसान इतना गुस्सैल कैसे हो सकता है? और जब ईशांत ये सब सोच रहे होता है तभी वो क्रिमिनल ईशांत की ओर देखते हैं। ईशांत अपना माथा पोंछने लगते हैं और सोच में पड़ते हैं, कहीं इसकी नज़र मुझ पे तो नहीं, कहीं ये मेरी बेटी को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो अलग ही जोन में चले जाते हैं, अलग ही तरीके के विचार मन में लाने लगते हैं, जिस पर उसे फांसी की सज़ा मिलती है। और जिस पर वो कहता है कि मैं इस केस को दोबारा दूसरे कोर्ट में लेकर जाऊंगा। इस पर वो कहते हैं ठीक है जाओ। वो फिर उसे वहाँ से ले जाया जाता है। उसके बाद फिर उन्हें कटघरे में बुलाया जाता है, ईशांत को। जब उन्हें बुलाया जाता है तो वो कहते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है। उनसे जब पूछताछ की जाती है कोर्ट में तो वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। उस आदमी ने वो आदमी मेरे घर आया और उसने मेरे घर के दरवाजे के सामने मुझे उकसाने की कोशिश की, मुझे भड़काने की कोशिश की। उसने कहा कि वो मेरी बेटी को मार सकता है, वो मेरी बेटी को मार डालेगा। मुझे गुस्सा आ गया और इसलिए मैंने उस पर हाथ उठाया, पर मैं उसे कभी जान से नहीं मारना चाहता था। वो मेरा दोस्त है बचपन का, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। जिस पर वो कहते हैं कि अच्छा, पर इनके साथ जो इन पे जिसने केस किया है वो कहाँ है? वो पुलिस वालों से पूछते हैं तो वो बोलते हैं मैंने तो उन्हें बोला था वो कोर्ट में आने के लिए, लेकिन वो आए नहीं हैं। जिस पर इंद्रानी कहती है वो आ गए हैं। जिस पर वो आते हैं। ईशांत का दोस्त वीरेंद्र जैसे ही कोर्ट में आते हैं तो वीरेंद्र को सबसे पहले कोर्ट ये कहती है कि एक तो आप कोर्ट में लेट से आए हैं, आपको कोर्ट में आने का समय बहुत पहले दिया गया था, आपने कोर्ट की बेइज्जती की, इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा। जिस पर वो कहते हैं ठीक है मैं भर दूँगा। उन्हें जुर्माना भरना पड़ता है 2000 का। तो वो हुआ। उसके बाद फिर उनसे पूछताछ की जाती है कोर्ट में कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके दोस्त आपको मारना चाहते हैं। जिस पर वो कहते हैं कि मेरा दोस्त और मेरे दोस्त की वाइफ, हम तीनों ही एक अच्छे दोस्त रहे हैं कॉलेज टाइम में। मेरे दोस्त की वाइफ की डेथ के बाद मेरा दोस्त सिर्फ काम में लगा रहा, अपनी बेटी पे उसने ध्यान नहीं दिया। उसकी बेटी की देख रेख मैंने की, और अब जब उसकी बेटी फिर
बचपन में ही, ये 10 साल की होते ही उसने घर छोड़ दिया, और जब वो वापस आई है तो मैं उसे मिलना चाहता था, पर इसने अपनी बेटी से मुझे मिलने ही नहीं दिया। ये कहा कि मेरी बेटी तुमसे नहीं मिलना चाहती है, जबकि मैंने कहा कि उसकी बेटी मुझसे मिलना चाहती है, क्योंकि मैंने ही उसकी देख रेख की है बचपन में। इसने कहा नहीं, और जिस पर वो ईशान चिल्लाने लगते हैं कोर्ट में और कहते हैं नहीं, हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, इसने मुझे धमकी दी थी, ये झूठ बोल रहा है। जिस पर वो कहते हैं कि तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी बात बाद में सुनी जाएगी, पहले इनकी बात सुनने दो। तो आप क्या कह रहे थे, बताइए। जिस पर वो कहते हैं कि मैंने इनसे कहा कि मुझे मिलने दीजिए स्नेहा से, मैं ऑफकोर्सली उसका अंकल हूँ, मैंने उसकी देख रेख की है और मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ, इतने साल हो गए हैं उसे देखा नहीं है। जिस पर वो कहते हैं कि ठीक है, अच्छा तो आप इस वजह से आपको ऐसा क्यों लगा कि ये आपको जान से मारना चाहता है। जिस पर वो कहते हैं कि ये मुझे मिलने नहीं दे रहा था, और फिर इसने मुझे कुछ, जहाँ तक हमें पता है कि आपने पहले ही कोर्ट केस किया था, आपने मतलब पहले ही केस कर दिया था कि आपका दोस्त आपको मारना चाहता। हाँ, मैंने पहले केस किया था, मेरी गलती है। उसकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगती है और कहने लगते हैं कि हाँ मेरी गलती है, मैंने पहले केस किया, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि मेरा दोस्त मुझे मिलने नहीं देगा और मैं उसे मिलना चाहता था। इस वजह से मैंने अपने दोस्त को कहने से पहले ही मैंने केस कर दिया था। आपको पता नहीं है, लेकिन आप पहले से ही उन पे केस कर रहे थे। आपको ये डर था कि आप के दोस्त आपको मारना चाहते हैं। और पुलिस से फिर कहते हैं, पुलिस से पूछते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगा कि ये इन्हें मारना चाहते हैं। जिस पर वो कहते हैं कि मैंने एक्चुअली सर, जब इन्होंने केस किया तब हमने इनसे पूछा था कि केस क्यों करना है, किस वजह से, रीज़न तो कुछ समझ नहीं आया। तो फिर मैंने उनसे बोला कि अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं है तो फिर ये केस नहीं हो सकता। जिस पर इन्होंने कहा कि तो इन्होंने मुझसे कहा कि आप चलिए देख लीजिए अपनी आँखों से। अच्छा, इन्होंने खुद आपको चलने के लिए कहा, क्या ये सच था? जिस पर वो वीरेंद्र से ये बात पूछते हैं, जिस पर वीरेंद्र कहते हैं हाँ, मैंने उनसे कहा कि देख लीजिए वो मुझ पे वार ज़रूर करेंगे। आप इतने श्योर क्यों थे कि ये आप पे वार करेंगे? जिस पर वो कहते हैं कि मैं बस जानता था कि वो मुझे अपनी बेटी से मिलने नहीं देंगे। जिस पर वो कहते हैं ये मिलना जुलने का फ़ैसला जहाँ तक मुझे लगता है कि अब वो खुद कर सकती है, क्योंकि वो माइनर नहीं है, अब वो 18 साल की है। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि वो माइनर नहीं है, वो 18 साल की है, पर मैं उससे मिलना चाहता था और ये मुझे मिलने नहीं दे रहे थे। ये आपको उनसे मिलने देने का अधिकार रखते ही नहीं है, तो फिर कैसे आप ये बात कह सकते हैं? जिस पर वो कहते हैं जिस पर वो फिर कुछ बोलने वाले होते हैं, बहाने देने वाले होते हैं, तो कोर्ट उन्हें कहते हैं बस आप चुप हो जाइए, इंद्रानी आप आएंगी। जिस पर वो कहते हैं आपका नाम स्नेहा है या इंद्रानी है? जिस पर वो कहती है इंद्रानी कि मेरा नाम पहले स्नेहा था, बचपन में मेरी माँ ने मेरा नाम स्नेहा रखा था, पर जब मैं गुम हुई तो मैं जो कि घर नहीं जाना चाहती थी। अब घर क्यों नहीं जाना चाहती थी? जिस पर वो कहती है कि मेरे अंकल की वजह से, मेरे पिता मुझे देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरी माँ की मौत की वजह मैं हूँ। और जिस पर वो फिर ईशान की ओर देखते हैं और कहते हैं आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी वाइफ की मौत की वजह आपकी बेटी है? जिस पर वो कहने लगते हैं कि ये गलती मेरी है, मैं कुछ जानता नहीं था उस वक्त, इसलिए मेरी गलती है। आप कुछ जानते थे या नहीं ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपकी पत्नी की मौत की वजह आपकी बेटी कैसे है ये मुझे नहीं समझ आया।
और आप ऐसा कैसे मान सकते हैं? जिस पर वो कहते हैं ये मेरी गलती है सर, मैं मानता हूँ। अच्छा, इंद्रानी से फिर बोलने लगते हैं कि तो फिर आपकी परवरिश किसने की? आपके पिता ने तो आपको देखा नहीं, तो फिर आपका लालन पालन, जबकि आपकी माँ आपको जन्म देते ही मर चुकी थी इसके हिसाब से। तो मेरे पास जो फ़ाइल है तो वो कहती है कि मेरी माँ की मौत के बाद मेरी दादा और दादी ने मेरा ख्याल रखा, और मेरे अंकल जो इस वक्त खुद को बता रहे हैं, जो कि मेरे पापा के दोस्त हैं, उन्होंने मेरा ख्याल रखा। मतलब आप मानती हैं कि इन्होंने आपका ख्याल रखा? हाँ, इन्होंने मेरा ख्याल रखा, और इन्होंने मेरा इसलिए ख्याल रखा क्योंकि ये मुझ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मेरी माँ पे भी इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जिसका असर मेरे अंदर है। किस तरह का एक्सपेरिमेंट? साइकोलॉजिकली एक्सपेरिमेंट। उन्होंने कुछ जीन्स चेंज किए हैं ह्यूमन ब्रेन के, जो उसके इंजेक्शंस उन्होंने मुझे लगाए थे, और इस वजह से मतलब मेरी माँ को दिए गए थे ऐसे इंजेक्शन, और उसकी वजह से मेरा ब्रेन अलग तरह से मेरी माँ के पेट में ही अलग तरह से डेवलप्ड हुआ। और जब मेरी माँ के पेट में अलग तरह से मतलब मेरा ब्रेन डेवलप्ड हुआ, तो उस वक्त मेरा अचानक से 8 मंथ में मेरा जन्म हो गया था, जिस पर मेरी माँ के डेथ उस वक्त, तो इस वजह से अपनी माँ की डेथ हुई। जिस पर इंद्रानी कहती है नहीं, मेरी माँ की डेथ इस वजह से नहीं हुई थी। मेरी माँ बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल ठीक थी। मेरे अंकल चाहते तो मेरी माँ को बचा सकते थे, क्योंकि मेरे अंकल ने ही मेरी माँ की डिलीवरी करवाई थी। इवेंचुअली मेरी माँ की प्रेगनेंसी के दौरान मेरे अंकल ने ही मेरी माँ की देख रेख की, और उन्होंने मेरी माँ के साथ एक्सपेरिमेंट भी किया, और इस सब में मेरा जन्म हुआ, और ये सब मेरे पिता को पता नहीं था। आप कैसे हस्बैंड है, आपको पता नहीं था आपकी वाइफ के साथ क्या हो रहा था? जिस पर वो कह रहे थे कि नहीं, मुझे पता नहीं था। अच्छा, तो आपके दोस्त ने आपकी पत्नी की डिलीवरी करवाई और आपकी पत्नी को मरता हुआ छोड़ दिया, पर क्यों? क्योंकि वो मेरी पत्नी को पसंद करते थे, और वो जो रिसर्च कर रहे थे उसके लिए उन्हें एक एक्सपेरिमेंटल पर्सन चाहिए था जिस पे वो एक्सपेरिमेंट कर सके। इसलिए उन्होंने मेरी पत्नी पे एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि क्यों कि इसका कोई जवाब नहीं है आपके पास? जिस पर इंद्रानी कहती है मेरे पास है, क्योंकि वो मेरी माँ को प्यार तो करते थे, लेकिन वो मेरी माँ को कभी भी माफ़ नहीं कर पाए इस बात के लिए कि मेरी माँ ने मेरे पिता को चुना, ना कि मेरे अंकल को। मेरी माँ ने मेरे पिता को चुना, अंकल को ना चुनकर। इस वजह से उन्हें बहुत बुरा लगा, और इसलिए वो मेरी माँ को सज़ा देना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने मेरी माँ के साथ एक्सपेरिमेंट किया। और उस एक्सपेरिमेंट का क्या रिज़ल्ट निकला? उस एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट मैं हूँ। तुम्हें क्या बदलाव आए हैं? क्या तुम्हारी अलग से पूँछ है? तुम दिखती तो बिल्कुल इंसानों जैसी हो। क्या तुम में अंतर है जो बाकी इंसानों में नहीं है? और ऐसा क्या हो गया जो मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, तुम में क्या ही अंतर है? जजी की ऐसी बातें सुन इंद्रानी कहती है, आपको मुझ पे हंसी आ रही है, और साथ में मेरे घर की सिचुएशन को देख करके भी आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा सही जज करते हैं, लेकिन साथ में आपको डर है कि कहीं आपने कोई गलत जजमेंट तो नहीं कर दी जिससे लोगों को सज़ा मिल जाए और आपकी ज़िंदगी दर्द में, गिल्ट में भर जाए। आप जज करने से पहले सोचते ज़रूर हैं।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी।